फ्रेंड्स इंग्लिश का ब्लॉक 3 है, इंपॉर्टेंट है, यूनिट 9। इसको डिस्कस करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रक्चर वर्ड। स्ट्रक्चर वर्ड क्या होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना मीन्स पहचानना। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं। जैसे मान लो कि आपको एक अपना घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए आपको बेसिक जो नीड है वो किसकी होती है। एक तो ब्रिक चाहिए, ईंट चाहिए, उसके बाद उसमें सीमेंट लगता है, बालू लगती है, इसे हम मोरम बोलते हैं। तो आपको जो बेसिकली सामान चाहिए उसमें से जो ईंट है वो क्या करती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उस ईंट को लगाने के लिए, एक से दूसरे से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट और बालू, जिसे मोरम बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो जो ईंट है वो उसका मेन पार्ट है, इसलिए ये बोला जाता है मेन वर्ड। ठीक है, और जो उसमें उसको दोनों को ज्वाइन करने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ होता है उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चर थिंग्स। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए जो नीड होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड्स का उपयोग करना पड़ता है। एक स्पीच को फॉर्म करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप के वर्ड्स का उपयोग करना पड़ता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो मेन वर्ड होते हैं, और उनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ वर्ड्स का साथ लेना पड़ता है। जिन वर्ड्स का हम साथ लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड। ठीक है, तो इन अ स्पीच देयर आर स्मॉल वर्ड्स इन कंपेयर टू अदर वर्ड्स सच एस। मतलब एक स्पीच में कुछ छोटे वर्ड होते हैं अगर हम कंपेयर करें दूसरे वर्ड्स के। आपने देखा होगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आई वॉज गोइंग टू होम, जो आई है वो छोटा है, वाज छोटा है, गोइंग थोड़ा बड़ा है, टू छोटा है, होम छोटा है। ठीक है, तो हमें पता है कि सेंटेंस में जो गोइंग है वो वर्ब है और होम क्या है, नाउन है। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारे 8 होते हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो हमारे होते हैं। ठीक है, इनमें से नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब आपके मेन वर्ड होते हैं। प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, और इंटरजेक्शन ये आपके होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में जो भी वर्ड आते हैं वो आपके होते हैं मेन वर्ड, और प्रोनाउन, प्रोपोजिशन, कंजक्शन और जो आपके इंटरजेक्शन है, इनमें जो वर्ड्स आते हैं वो आपके होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड। ये क्या करते हैं, इनका यूज़ होता है उन वर्ड्स को जोड़ने के लिए। तो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन में, प्रोनाउन क्या होता है आपको पता है कि जिनको नाउन की जगह पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रोनाउन में क्या क्या आता है, आई, दैट, माई, दिस, ही, मी, एनीथिंग, एनीबडी, इट, हिम, वी, वाट, नथिंग, यू, हिमसेल्फ। प्रोपोजिशंस की बात करें तो प्रोपोजिशंस क्या करते हैं, इसमें वर्ड है पोजीशन, तो ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, कि वो कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, या इस तरफ है, उस तरफ है। तो जो वर्ड्स ये दर्शाते हैं कि नाउन या प्रोनाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, उन्हें हम बोलते हैं प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं, एट, इन, थ्रू, अराउंड, विद, ऑफ, टू, फ्रॉम, एक्सेप्ट, लाइक, फॉर। तो ये प्रपोजिशंस हैं। आगे बढ़ते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या करते हैं, ये दो सेंटेंस को या दो आइडियाज़ को जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं घर जाना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। अब ये मैं घर जाना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ये दो आइडियाज़ हैं या दो सेंटेंस, इनको क्या किया, एक वर्ड है लेकिन, उसने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन को इंग्लिश में बोलते हैं बट, तो बट क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। ऐसे वर्ड जो जोड़ते हैं दो सेंटेंस को हम बोलते हैं कंजक्शन। जैसे बट हो गया, बिकॉज हो गया, एंड हो गया, अंटिल हो गया, हाउ हो गया, दैट हो गया, सो हो गया, और ऑक्सिलरीज की बात करें तो इन्हें हम बोलते हैं हेल्पर। ठीक है, या फिर असिस्टेंट बोल सकते हैं। जैसे कोई असिस्टेंट होता है जो आपकी हेल्प करता है किसी काम में, ठीक है, तो वो आपका असिस्टेंट होता है, हेल्पर होता है। तो ऑक्सिलरीज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसे वर्ड जो वर्ब की हेल्प करते हैं, जो वर्ब की सहायता करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज। इसमें आपके आते हैं कुड, हैड, टू, यूज, टू, वुड, वर, एम, बी, कैन, आर, मे। तो ये सभी ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, तो वर्ड्स बिलोंगिंग टू दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कॉल्ड स्ट्रक्चर वर्ड। जो वर्ड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में पाए जाते हैं उन्हें स्ट्रक्चर वर्ड बोलते हैं। एक पार्ट और छूट रहा है, आर्टिकल्स, जिसमें आपका आता है ए एन द। ठीक है, तो जो वो ए एन द है वो भी कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड होते हैं। अब आते हैं कंटेंट वर्ड पे। जो मैंने बोला मैन वर्ड्स, जो मैंने मैन वर्ड्स बोले थे उन्हें हम बोलते हैं कंटेंट वर्ड। जो हमारा कंटेंट है उसके जो वर्ड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कंटेंट वर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड्स बिलोंगिंग टू मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच लाइक नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। इनमें जो वर्ड्स आते हैं उन्हें हम कंटेंट वर्ड या फिर लेक्सिकल वर्ड्स बोलते हैं। ध्यान रखना, कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड्स। क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रक्चर वर्ड और कंटेंट वर्ड में डिफरेंस। आगे पढ़ते हैं।
वी नीड स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर वर्ड्स चाहिए किसके लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं बोलूँ राम इज़ ईटिंग अ मैंगो, मतलब राम आम खा रहा है। अब इसमें से अगर स्ट्रक्चर वर्ड हटा दूँ, राम ईटिंग मैंगो, ठीक है, तो राम आम खा रहा, तो इसमें आपने देखा कोई ना कोई थोड़ी सी मिसिंग है। तो ये एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें दोनों वर्ड चाहिए, स्ट्रक्चर वर्ड कंटेंट वर्ड दोनों वर्ड चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड के। पहला है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, मतलब ये वर्ड ऐसे होते हैं कि बार बार आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार सेंटेंस में आ गया दूसरे सेंटेंस में नहीं आ रहा है, मतलब इनकी रिपीटेडली क्या होते हैं, ऑकरेंस होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे राम इज़ ईटिंग अ मैंगो, तो इज़ आया फिर ए आया, ऐसे आप अगर आप कोई भी स्पीच देखोगे तो आपको ये मिलते रहेंगे, कहीं पर रिपीट भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए कभी रिपीट हो रहा है, इज़ कभी रिपीट हो रहा है, वाज रिपीट हो रहा है, तो रिपीट भी होते रहते हैं लेकिन बार बार आते हैं। दूसरा है क्लोज्ड क्लास मेंबरशिप। क्लोज्ड क्लास क्या होती है, ऐसे वर्ड्स जिनको अब बढ़ाया नहीं जाता, मतलब जिनको बढ़ाया नहीं जाता, जिनकी एक क्लोज क्लास होती है कि उतने ही रहते हैं फिक्स, उन्हें हम बोलते हैं क्लोज क्लास, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, वर्ड फिक्स रहते हैं, इनको और ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता। तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर वर्ड एज स्ट्रक्चरल मार्कर्स। स्ट्रक्चर मेकर नहीं है, मार्कर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर वर्ड है वो हमें हेल्प करते हैं कि जो दूसरा वर्ड है वो कहाँ पे ऑकर हो रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे मान लो कि मैंने बोला राम वाज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा था, ही ही फील्स 30, या फिर उसे प्यास लगी, तो जो ही वर्ड है वो किसके लिए मैंने यूज़ किया, राम के लिए। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मार्कर होते हैं, ये बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो किस बेस पर मार्क किया गया, वो किस बेस पर बनाया गया है। चौथा पॉइंट है प्रोवाइड द ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब वही है कि जो सेंटेंस है उसका जो ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क है उसको ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ग्रामर को ये क्या करते हैं वहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक। अब स्ट्रक्चर मार्कर समझते हैं। अ वर्ड इज सेड टू फंक्शन एज ए स्ट्रक्चर मार्कर व्हेन इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अनदर वर्ड विद विच इट ऑकर्स। मतलब कि कहने का ये है कि ऐसे वर्ड जो हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि दूसरा वर्ड जो एक वर्ड यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चर मार्कर। जैसे प्रोपोजिशंस हो गए, प्रोनाउंस हो गए, आर स्ट्रक्चर मार्कर ऑफ नाउन। ये सभी क्या है, नाउन के स्ट्रक्चर मार्कर हैं, प्रोपोजिशन और प्रोनाउन। तो जब भी प्रोपोजिशन आएगा वो नाउन के लिए आएगा, प्रोनाउन आएगा तो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। और वैसे हम बात करें ऑक्सिलरी जो वर्ड्स हैं वो किसके लिए आते हैं, वर्ब्स के लिए। तो ये क्या स्ट्रक्चर मार्कर हैं। अब हम अब बात करते हैं क्लोज्ड क्लास की। अ क्लास ऑफ वर्ड दैट डज नॉट एडमिट न्यू मेंबर्स, मतलब ऐसी क्लास वर्ड्स की जो दूसरे नए मेंबर्स को ज्वाइन नहीं करती, उनको एडमिट नहीं करती, उन्हें हम बोलते हैं क्लोज्ड क्लास। ओपन क्लास क्या होता है, अ क्लास ऑफ वर्ड्स दैट एडमिट न्यू मेंबर्स, ऐसी क्लास जो नए मेंबर्स को एडमिट करती है या जोड़ती है, उन्हें हम बोलते हैं ओपन क्लास। जैसे हमने देखा होगा न्यू न्यू वर्ड्स क्रिएट होते हैं इंग्लिश में, तो वो किस में होते हैं, ओपन क्लास में, ना कि क्लोज क्लास में। क्लोज क्लास में कौन कौन से आते हैं, प्रोनाउन, प्रोपोजिशंस, आर्टिकल्स। और ओपन क्लास में क्या आते हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स, जो हमने देखे पहले। स्ट्रक्चर वर्ड की क्लोज क्लास होता है और जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, लेक्सिकल वर्ड होते हैं, उनकी होती है ओपन क्लास। अब हम बात करते हैं यूनिट 10 की, ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब के असिस्टेंट होते हैं, जो हेल्पर होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब्स। और मेन वर्ब्स आपको पता है जो किसी काम को करने की एक्शन बताता है कि काम हो रहा है, कौन सा काम, जो तो वो होते हैं आपके मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखते हैं, हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस और हेल्प अनदर वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो दूसरी वर्ब की हेल्प करती है, सहायता करती है। लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। बी एक जो होता है बी पार्ट, उसके होते हैं एम, आर, इज, वाज, वर, बीइंग। बी मीन्स होता है होना, जब भी कभी कोई आता है होने की बात करते हैं तो एम, आर, इज, वाज, वर, बीइंग, ये हमारे कंटिन्यूस में आते हैं, ठीक है। जब कोई काम कंटिन्यूली होता है तो हम इन वर्ड्स का, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही कुड, कैन, कुड, डू के होते हैं डिड, डज, डूइंग। हैव के होते हैं हैड, हैज़, हैविंग। मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल, वुड, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मैन वर्ब्स की बात करें तो द वर्ड्स विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड मैन वर्ब। मतलब जो सब्जेक्ट होता है, जो कोई काम करता है, उसके एक्शंस को जो दर्शाती हैं कि वो क्या काम कर रहा है, उसे हम बोलते हैं मैन वर्ब, ठीक है। इसके एग्जांपल है डू, रीड, राइट, जंप। जैसे हम बोलते हैं राम
कूद रहा है या राम दौड़ रहा है, तो जो दौड़ रहा है वो क्या है, वर्ब है, वो बता रहा है कि राम क्या कर रहा है, तो वो मैन वर्ब है, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें तो उसमें सम वर्ब्स आर यूज्ड एज मैन वर्ब्स एज वेल एज ऑक्सिलरीज वर्ब लाइक बी हैव डू। कुछ होती हैं वर्ब्स जो क्या करती हैं, मैन वर्ब भी में यूज़ होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज़ होती हैं। जैसे हम बात करें डू की, डू मीन्स करना होता है, ठीक है। आई वॉज डूइंग, तो मतलब यहाँ पे डू की कौन सी फॉर्म आई, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे जो डू है वो मैन वर्ब में है, और आई डू नॉट प्ले, मैं, तो यहाँ पे जो डू है, डू नॉट वाला, वो किस में है, ऑक्सिलरी वर्ब में है। तो ऐसी वर्ब्स जो दोनों में यूज़ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है। अब बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरीज की, तो ऐसी वर्ब्स जो दोनों में यूज़ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी बोल सकते हैं। जैसे मान लो हैव है, तो उसमें मैन वर्ब क्या है, आई हैव अ पेन, ऑक्सिलरी यू हैव सीन माई नोट्स, ठीक है। तो अगर वो वर्ब्स जो दोनों में यूज़ होती हैं, अगर मैन वर्ब में यूज़ हो रही है तो वो प्राइमरी वर्ब, अगर वो ऑक्सिलरी में यूज़ हो रही है तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे हैव, आई हैव अ पेन, ये कौन सा है, प्राइमरी वर्ब है। और दूसरा जो है यू हैव सीन माई नोट्स, ये कौन सा है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। वैसे बी की बात करें तो आई एम अ स्टूडेंट, एम यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है, मैन वर्ब के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो एक ही यहाँ वर्ब है वो है एम, तो ये मैन वर्ब है। ऑक्सिलरीज में क्या होगा, आई एम रीडिंग, तो जो एम है वो रीडिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ हुआ है, तो ये ऑक्सिलरी प्राइमरी है। वैसे डू की बात करें तो आई विल डू दिस, जो डू है वो किसके लिए हुआ है, मैन वर्ब के लिए। और नीचे डू यू नो हर, जहाँ यहाँ पे जो डू हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आपने देखा कि कैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं व्हेन में, तो व्हेन वी हैव डू यूज एज मैन वर्ब कॉल प्राइमरी वर्ब्स। जब व्हेन बी हैव डू, जो ये बी हैव और डू के जो पार्ट में आते हैं, जब ये मैन वर्ब में यूज़ होते हैं तो इन्हें हम प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। और जब ये बी हैव डू के जो भी पार्ट्स में आते हैं वो जब ऑक्सिलरी वर्ब में यूज़ होते हैं तो उन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं। तो बी में आपने देखा कौन कौन से आते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, तो ये बी के पार्ट हैं। हैव में आपका आता है हैज़, हैड, हैव। डू में आपका आता है डू, डिड, डन, मतलब डू डिड नहीं, डू डज, तो ये सब आपके डिड, डू डज डिड, ये आपके डू में आते हैं। तो जब ये मैन वर्ब में आते हैं तो वो प्राइमरी वर्ब हो जाती है, और जब ये ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज पे एंड देयर मीनिंग्स पे। द डेफिनेशन ऑफ अ मॉडल ऑक्सिलरी इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब टू एक्सप्रेस अ मूड और टेंस। मतलब कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं वो और दूसरी वर्ब्स के साथ जॉइन होती हैं, यूज की जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, सब्जेक्ट का मूड या जो उसका जो मूड है उसको दर्शाती हैं या टेंस को दर्शाती हैं। एग्जांपल हम देख सकते हैं कैन, मे, मस्ट, सॉल, विल और टू, नीड, ये सभी क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। जैसे कैन और कुड की बात करें तो ये क्या करती हैं, एबिलिटी को दर्शाती हैं कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, एबिलिटी को दर्शाती हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। वैसे ही पास्ट का अगर बात करें कुड का, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश। वैसे और दूसरा क्या होता है, ये परमिशंस के लिए भी होती हैं, तो परमिशंस के लिए यूज़ करते हैं कैन और कुड को। जैसे प्रेजेंट में अगर बात करें तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो। और पास्ट में अगर बात करें तो यू कुड गो। मे, माइट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होती है, किसके लिए, पॉसिबिलिटी जब हमें रहती है कि कोई काम करने की पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। या परमिशन फॉर्मल स्टाइल में, अगर आपको एक प्रॉपर स्टाइल में परमिशन लेनी है तो आप मे या माइट का यूज़ करते हैं। विल एंड वुड का यूज़ होता है विश के लिए, कोई अगर आपको इच्छा है उसके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और या कोई फ्यूचर का टेंस आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए विल या वुड का यूज़ करते हैं। सैलेंस शुड का आपका एडवाइस के लिए होता है, किसी को एडवाइस देनी है या फिर कोई इंटेंशन है आपका तो उसके लिए होती है, या फिर रिक्वेस्ट के लिए हम सैलेंट शुड का यूज़ करते हैं। मस्ट का यूज़ होता है नेसेसिटी के लिए, और दूसरा कंपल्सन के लिए, जब आपको कंपल्सरी कुछ कोई काम करना होता है, जैसे यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए, तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करोगे। और टू का यूज़ होता है मॉरल ड्यूटीज़ के लिए, जब हम कोई किसी को मॉरल ड्यूटीज़ बताते हैं कि आपका यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वहाँ पे ऑट टू का यूज़ होता है। या फिर रिस्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन के लिए, कोई स्ट्रिक्ट अगर कोई बात बोलनी है, कोई अगर स्ट्रिक्ट बात बतानी है किसी को, या स्ट्रिक्ट कोई रूल बताना, तो उसके लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। वैसे नीड का हम करते हैं नेसेसिटी के लिए, ज़रूरी के लिए, ठीक है। तो ये सभी थे मॉडल वर्ब्स जिनका हम यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं ऑक्सिलरीज एज ऑपरेटर्स। मतलब एन ऑपरेटर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट गेट्स मूव अराउंड टू
फ्रॉम क्वेश्चंस। मतलब ऑपरेटर क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन क्रिएट करता है, ऑक्सिलरीज जो क्वेश्चन क्रिएट करती हैं। जैसे हमें पता है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है, अगर उसमें क्वेश्चन बनाना है तो हमें डू या डस का यूज़ करना पड़ता है, वो भी वर्ब से पहले। तो जब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो स्टार्टिंग में आती हैं, सब्जेक्ट से पहले आती हैं, तो वो होती हैं ऑक्सिलरीज एज ऑपरेटर्स। ठीक है, जब स्टार्टिंग में आती है, जैसे डू आई प्ले, यहाँ पे डू क्या है, ऑपरेटर है। अब यूनिट 11 की बात करें तो इसमें कोहेंसन। कोहेंसन मीन्स ट्राइंग अवर वर्ड्स, phrases, sentence and paragraphs together to create a text where the relationship between these elements is clear and logical to the reader। अब इसमें क्या है कि देखो कोहेंसन जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस होते हैं उसमें रिलेशनशिप बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे आई नो ही सैड इट, तो जो ही है वो क्या है, जब ही की अगर हम बात करें तो अगर हम बोलते हैं आई नो ही सैड इट, मैंने आपको बोला आई नो सी ही सेड इट, तो आपको पता होना चाहिए मैं बात किसकी कर रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि बात किसकी कर रहा हूँ तो आप नहीं समझ सकते कि यहाँ पे ही किसके लिए बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने ही, अ रीडर कांट अंडरस्टैंड हु इज़ ही, मतलब वो ही किसके लिए बोला गया है। ही वेयर एस राम इज़ माई फ्रेंड, आई नो ही सेड इट। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है और मैं जानता हूँ कि उसने ये कहा है, तो आप समझ जाओगे कि ही किसके लिए है, राम के लिए बोला गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर राम है वो क्या है, को रेफरेंशियल है, तो इसे हम बोलते हैं कोहेंसन। समझ में आ गया, तो ये क्या होता है, कोहेंसन होता है। रेफरेंस की बात करें, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मीनिंग ऑफ देयर ऑन द वर्ड्स मेक अ रेफरेंस टू समथिंग एल्स आर कॉल्ड रेफरेंस। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है वो किसी और वर्ड के को रेफरेंस करते हैं और किसी वर्ड को दर्शाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रेफरेंस वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। तो ये जो ही वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, महात्मा गांधी के लिए। तो जो ही वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो किसके लिए, वो किसको रेफरेंस कर रहा है, महात्मा गांधी को रेफरेंस कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक रेफरेंस वर्ड है। ठीक है, इसे ही हम कोहेंसन बोलते हैं। अब आते हैं पर्सनल रेफरेंस और डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस, दो टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल रेफरेंस आपका होता है, पर्सनल रेफरेंस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ होता है। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं आपके माइन, योर्स। सर्टेन डिटरमाइंस होते हैं आपके माई, योर्स। आप इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस का पढ़ लेना। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस की जगह पे यूज़ होते हैं हम बोलते हैं पर्सनल रेफरेंसेस। और जो डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस होते हैं उन्हें क्या होता है, अ वर्ड दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स अ पर्सन या थिंग और फ्यू पीपल एंड फ्यू थिंग्स। मतलब कि ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस, और इन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस ही बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह है। जैसे हमको ये बोलना है कि वह जा रहा है, तो जो वह वर्ड हम क्या करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को दर्शाते हैं, जब किसी को पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस। तो यूनिट 11 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 12 की बात करें तो उसमें होता है लिंकेज। अब हमने देखा पहले कोहेंसन और लिंकेज दोनों कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलियर है, तो लिंकेज को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ वे ऑफ सिग्नलिंग हाउ वन आइडिया लीड्स वन टू अनदर। मतलब ये क्या करता है कि जो एक आइडिया है, जैसे हमने दो आइडिया की बात कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से कैसे लिंक्ड है, कैसे जुड़ा हुआ है। जो हमने कंजक्शन में पढ़ा था, जैसे मैंने बोला था कि मैं घर जाना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसमें दो आइडियाज़ को लिंक किया गया। किसने किया है, बट को। तो बट यहाँ पे क्या है, लिंकेज का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो वही होता है लिंकेज। तो यहाँ पे 4 टाइप ऑफ कोहेसिव रिलेशन होते हैं। ठीक है, लिंकेज में कैसे क्या होते हैं, कोहेसिव रिलेशंस होते हैं जिनसे क्या होता है, वर्ड्स को जोड़ा जाता है। पहला है एडिटिव रिलेशन। एडिटिव मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं, तो ऐसे कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड का यूज़ कर दिया, मतलब दो आइडियाज़ को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, राम एंड श्याम वाज गोइंग, तो यहाँ पे राम और श्याम, जैसे हम बोलते हैं राम जा रहा था, श्याम जा रहा था, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, राम और श्याम जा रहे थे, तो हमने क्या किया, दो सेंटेंस या दो आइडियाज़ को जोड़ दिया एंड से। तो ये एंड हो गया, नॉर हो गया, नॉट, आइदर, मोरेवर, बिसाइड्स, ये सभी क्या है, एडिटिव रिलेशन है। इट क्रिएट्स एडिशनल टेक्स्ट बाई गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग टेक्स्ट। मतलब हमारे दो जो टेक्स्ट हैं, जैसे मान लो कि दो टेक्स्ट, मतलब प्रोसीडिंग मतलब जो पहले वाला है और जो बाद वाला है। अब इन दोनों जो प्रोसीडिंग जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसके लिए जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, एडिटिव रिलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि राम मेरा दोस्त है, वह इस स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, राम मेरा दोस्त है
और वह अच्छा सिंगर है। तो यहाँ पे अब जो वह अच्छा सिंगर है वो किसकी इन्फॉर्मेशन है, राम की। तो हमने क्या किया, जो प्रोसीडिंग है, जो राम मेरा दोस्त है, उसके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, इसे हम बोलते हैं एडिटिव रिलेशन। ठीक है। दूसरा होता है एडवर्सेटिव रिलेशन। द बेसिक मीनिंग ऑफ एडवर्सेटिव रिलेशन इज कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशंस। मतलब ये क्या करता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके अपोजिट उसका विरोध करते हैं, उसे हम बोलते हैं एडवर्सेटिव रिलेशन। जैसे मान लो ऑल द स्टेप इन द सॉल्यूशंस आर करेक्ट, सभी स्टेप्स सॉल्यूशंस के सही थे, येट द आंसर इज इनकरेक्ट, फिर भी आंसर कैसा है, गलत है। अभी क्या कर रहा है कि अपनी ही बात का जो दो आइडियाज़ है उनका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। पहले में बोल रहा है कि सभी सॉल्यूशंस स्टेप सही थे, दूसरे में बोल रहा है कि तब भी क्या है, आंसर गलत है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्ररी कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एडवर्सेटिव रिलेशन। तीसरा है कैजुअल रिलेशन। ठीक है। तो द कैजुअल रिलेशनशिप इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स व्हेन वन कॉजेज अनदर इवेंट टू हैपन। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो कैजुअल रिलेशन है वो क्या करता है कि जब दो इवेंट्स हो रहे हैं तो उसमें बताता है कि जो पहला इवेंट है, एक इवेंट है, वो दूसरे दूसरे को मतलब होने से क्या करता है, हैपन करता है। बिटवीन टू और मोर इवेंट्स व्हेन वन कॉजेज अनदर इवेंट टू हैपन, मतलब एक इवेंट दूसरे को एक इवेंट दूसरे से लिंक होते हैं, मतलब एक इवेंट हुआ इसकी वजह से दूसरा इवेंट हो रहा है। ठीक है। तो ये कैजुअल रिलेशन में होते हैं, जैसे हम बोलते हैं सो, दस, हैंस, देयर फोर। ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं कि जो पहला इवेंट है, ठीक है, उसकी वजह से दूसरा इवेंट हो रहा है, दूसरे इवेंट की वजह से पहला इवेंट हो रहा है। तो ये इनका रिलेशन होता है, इसे हम बोलते हैं कैजुअल रिलेशन। लास्ट है टेम्परल रिलेशन। इसमें क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन टू सक्सेसिव सेंटेंस वट द रिलेशन इज इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ टाइम नॉन एज टेम्परल रिलेशंस। देखो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, वी नो लिव इन डिफेंस कॉलोनी, प्रीवियसली वी यूज टू लिव इन पहाड़गंज। इसमें क्या होता है कि जब दो जो आइडियाज़ हैं उनमें दोनों में लिंक बताता है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, कि मैं पहले यहाँ पे रहता था अब वहाँ रह रहा हूँ। ठीक है। या पहले, तो जो प्रीवियसली वर्ड है वो दर्शाता है कि आप इन दोनों में टाइम, पहले ये कहीं और रहते थे अब कहीं और रह रहे हैं, तो टाइम को दर्शा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं टेम्परल रिलेशन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।